हाय गाइस, ये मॉडल टेस्ट पेपर एमसीक्यू सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इसके अंदर हम आपको 10 एमसीक्यूज़ बताएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसलिए अपने पेन पेंसिल को रेडी रखिए, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अंत में दी गई आंसर शीट से उसको मैच कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कितने नंबर मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द एक्सरे इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग इज। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा एक्सरे इंटरेक्शन स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए कॉम्पटन, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी एटेन्यूएशन, ऑप्शन डी डिफरेंशियल। और इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए कॉम्पटन। देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। इस फिनोमेना में बेसिकली एक्सरे फोटोन एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करते हैं, उनकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और वो अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इज ग्रेटर ऑन। यहाँ पूछा गया है कि एक्सरे बीम की इंटेंसिटी एक्सरे ट्यूब के किस तरफ ज़्यादा होती है। हमारे पास ऑप्शन है ए कैथोड साइड ऑफ ट्यूब, बी एनोड साइड ऑफ ट्यूब, सी सेम ऑन द बोथ साइड, डी लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बीम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन एनोड हील इफेक्ट पर बेस्ड है और जनरली माना जाता है कि एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी हर जगह समान नहीं होती है। एनोड हील इफेक्ट कहता है कि एक्सरे इंटेंसिटी कैथोड साइड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एनोड साइड। एक्सरे ट्यूब का एनोड एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना आपको हील इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। ये इफेक्ट एक तरह का डिसएडवांटेज है, लेकिन इसको आप एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप सही टेक्निक का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप डीएल स्पाइन का लेटरल व्यू कर रहे हैं तो लंबर रीजन को कैथोड साइड पर रखें, क्योंकि एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कैथोड साइड पर अधिक होती है, और डॉर्सल स्पाइन को एनोड की तरफ रखें। इसी प्रकार आप मैमोग्राफी में भी इस इफेक्ट को एडवांटेज की तरह ले सकते हैं बाय प्लेसिंग थिक चेस्ट वॉल टुवर्ड कैथोड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, what percentage of kinetic energy is converted to heat when moving electrons strike the anode target। यहाँ पूछा गया है कि एनोड टारगेट पर स्ट्राइक करने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंट हीट में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन ए 1%, बी 25%, सी 75%, डी 99%। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी 99%। थर्मियोनिक इमिशन की वजह से कैथोड फिलामेंट साइड पर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है। जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब जब आप केवी अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ स्पीड से एनोड टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हीट और एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है। 99% हीट में, केवल 1% एक्सरे में ये एनर्जी कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्सरे ट्यूब कंपोनेंट सर्व एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। यहाँ पूछा गया है कि एक्सरे ट्यूब का वो कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए फोकसिंग कप, बी स्टार्टर, सी फिलामेंट, डी एनोड। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी फिलामेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि थर्मियोनिक इमिशन की वजह से कैथोड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है। Therefore, cathode filament is a component of X-ray tube which serves as a source of electron for X-ray production. Question number 5, which primary exposure factor influences both quantity and quality of X-ray beam। यहाँ पूछा गया है कि वो कौन सा प्राइमरी एक्सपोजर फैक्टर है जो एक्सरे बीम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए मिली एम्पेयर MA, बी मिली एम्परेज सेकेंड MAS, सी एक्सपोजर टाइम, डी किलो वोल्टेज KVP। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी किलो वोल्टेज KVP। हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट एक्सपोजर फैक्टर होते हैं, पहला है MA और दूसरा है KVP। MA एक क्वांटिटी फैक्टर है, क्योंकि ये इस बात को निर्धारित करता है कि फिलामेंट साइट पे कितने इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हुआ है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। KVP एक ऐसा एक्सपोजर फैक्टर है जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को निर्धारित करता है। प्राइमरीली KVP
क्वालिटी को निर्धारित करता है, मतलब जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है। केवीपी का मतलब होता है कितना वोल्टेज आपने एक्सरे ट्यूब पर अप्लाई किया है। जितना ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टारगेट पर स्ट्राइक करेंगे, इसका मतलब ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। देयरफॉर केवीपी आल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द ट्यूब करंट इज़। यहाँ पूछा गया है कि ट्यूब करंट की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए किलो वोल्टेज, ऑप्शन बी मिली एम्परेज सेकेंड, ऑप्शन सी मिली एम्पेयर, ऑप्शन डी एक्सपोजर टाइम। और इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी मिली एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट पेशेंट डोज एक्सेप्ट। यहाँ पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पेशेंट की डोज को अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए फोकल स्पॉट, ऑप्शन बी एडेड फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए फोकल स्पॉट। देखिए, चाहे एडिड फिल्ट्रेशन हो, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन हो या सोर्स टू इमेज डिस्टेंस हो, ये तीनों के तीनों पेशेंट की रेडिएशन डोज को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन वो प्रक्रिया है जिसकी मदद से एक्सरे बीम में से लो एनर्जी एक्सरे फोटोन को निकाल लिया जाता है। इसीलिए ये पेशेंट की रेडिएशन डोज को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बर्निंग और बॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड इज रेफर्ड एज। यहाँ पूछा गया है कि कैथोड साइड पर इलेक्ट्रॉन के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए थर्मियोनिक इमिशन, बी क्लाउड इमिशन, सी ट्यूब करंट, डी स्पेस चार्जेस। और इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए थर्मियोनिक इमिशन। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सरे ट्यूब के कैथोड साइड में इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि एक्सरे ट्यूब का जो कैथोड फिलामेंट होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से कैथोड फिलामेंट हीटअप होता है और इलेक्ट्रॉन बॉयल ऑफ करके फिलामेंट सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरे रेडिएशन इज़ द पार्ट ऑफ डैश स्पेक्ट्रम। यहाँ पूछा गया है कि एक्सरे रेडिएशन किस स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। ऑप्शन ए एटॉमिक, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Electromagnetic spectrum is a range of all type of electromagnetic radiation. It includes radio wave, microwave, infrared, visible light, ultraviolet radiation, X-rays and gamma rays. Question number 10, imaging the movement of internal structure of the body is known as। यहाँ पूछा गया है कि कौन सी ऐसी इमेजिंग मॉडलिटी है जहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर को मूव करते हुए देख सकते हैं। ऑप्शन ए फ्लोरोस्कोपी, ऑप्शन बी फोटो इमिशन, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी एटेन्यूएशन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को रियल टाइम में मूव करते हुए देखते हैं।